ये भी आता है जब टूल्स के बारे में पूछता है, तो ये वाले चित्र को भी पूछता है, वो वाले पूछेगा, वो नहीं पूछा, तो कोई ना कोई टूल्स का जरूर से पूछता है। तो यहाँ पर जो है ये एक सॉलिड बोरिंग टूल है, इसको आप डायरेक्ट जो है सीधे उठा करके टूल पोस्ट में कर सकते हैं। लेकिन इसी में कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको टूल पोस्ट पे डायरेक्ट नहीं लगा सकते, तो उनके लिए विशेष प्रकार के ये टूल होल्डर यूज करते हैं। देख रहे हैं, ये टूल होल्डर है। इस टूल होल्डर ने बोरिंग बार को लगा दिया। अगर एग्जाम में ये वाला आता है चित्र और पूछता है तो क्या है, ये बोरिंग बार है टूल होल्डर के साथ, इसका ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, बोरिंग बार विद टूल होल्डर। ठीक है, ये यहाँ पे देख सकते हैं अपन, ये भी एक बोरिंग बार है। ठीक है, लेकिन इस बोरिंग बार की विशेषता क्या है, पहला वाला सॉलिड था तो उसमें अगर टूल खराब होगा तो फिर आप वापस से ब्रेजिंग करेंगे, बनाएंगे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये देखिए इंसर्टेड बिट लगती है। अब इंसर्टेड जो बिट होती है यहाँ से कस दी जाती है लगा करके, इसको उठाकर यहाँ कस दिया जाता है, आपका बोरिंग बार रेडी हो गया। यदि टूल खराब हुआ, आपके पास टूल बने हुए रखे रहेंगे, आप एनी टाइम खोलिए, नया टूल लगा दीजिए। टूल की लंबाई कम हो गई, आप दूसरा टूल लगा लीजिए। टूल का साइज चेंज करना है, आप साइज चेंज करके लगा लीजिए। जहां तक इसमें आ सकता है वो साइज के इंसर्टेड बिट आप उसमें लगा देंगे। अब मान के चलिए आप काम कर रहे हैं तो जो डायमीटर होता है, डायमीटर के अकॉर्डिंग, यानी जॉब के डायमीटर के अकॉर्डिंग जो है ये वाला भाग भी बनाने की आवश्यकता होती है। इसमें ये फायदा होता है कि डिटेचेबल होने के कारण आप अगर छोटा जॉब है तो उसके लिए आपके पास में बोरिंग हेड का ये जो डायमीटर होगा छोटे डायमीटर वाला मिल जाएगा, बड़े के लिए आपको बड़ा साइज मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यानी आप हैवी टूल भी लगा सकते हैं, बड़े टूल वाला इंसर्टेड बिट लगाइए, छोटे टूल वाला लगाइए, और इसी के जरिए आप छोटे और बड़े जो दोनों प्रकार के कामों में इसको उपयोग में ला सकते हैं। ये जो आपका होता है ये भी बोरिंग बार है, लेकिन ये बोरिंग बार कैसा है, एंड कैप वाला है ना, डिटेचेबल भी बोलते हैं और एंड कैप भी बोलते हैं। अब यहाँ पर अपन देखते हैं ये वाले जो चित्र है, इस चित्र में हम लोग समझते हैं जब किसी टूल बिट को, जब हम लेथ मशीन में काम कर रहे हैं तो टूल की हाइट, हम बोलते हैं ना टूल का हाइट कहाँ होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए। तो टूल हाइट का सेंटर हम लोग चेक करने के लिए या तो कट लगा करके चेक करते हैं, या फिर हम लोग टेलीस्कोप में सीधे सेंटर लगा दिया, उसका जो पॉइंट निकलता है सेंटर का, आप सीधे टूल को आप वहां ले जा करके देख लो। तो ये जो टूल का ये वाला जो पॉइंट होता है ये हमेशा जॉब के सेंटर पे होना चाहिए, क्योंकि फेसिंग में देखे थे ना, अगर ये सेंटर से नीचे हो जाए तो बीच में पीप छूट जाता है। तो टूल का हाइट सेंटर में, चाहे फेसिंग करो, चाहे प्लेन टर्निंग करो, चाहे जो भी काम करो, आपको बहुत जरूरी होता है आपको उसको रखना है। तो जब आप एक करेक्ट टूल का सेंटर ले लेते हैं, तो सेंटर लेने से आपके पास में यहाँ 1, 2 और 3 प्रकार के एंगल आपको यहाँ प्राप्त होते हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, एंगलों के नाम पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हमें जो अल्फा से बताया गया है ये होता है इसका क्लियरेंस एंगल, क्योंकि जॉब के साथ क्या करना है, टूल और जॉब के बीच में क्लियरेंस, फ्रंट क्लियरेंस देते हैं ना अपन लोग, तो जो फ्रंट क्लियरेंस देते हैं उसी कारण ये क्लियरेंस एंगल मिलता है। तो जब ये करेक्ट कंडीशन में, तो जो आपने ग्राइंड किया है वो क्लियरेंस एंगल जो है आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो ये क्लियरेंस एंगल होता है। उसके बाद में ये जो ऊपर वाला होता है, यहाँ से चिप्स कट करके जाते हैं, हमको पता है कि ऊपर क्या होता है, रेक एंगल होता है, टॉप रेक साइड रेक पड़े ना। तो यहाँ पर ये जो आप देखेंगे गामा से जो बना हुआ है, दिया हुआ जो भाग है, ये जो एंगल है, ये हमारे इस कंडीशन में रैक एंगल को बताता है। ठीक है, और ये वाला जो भाग है कटिंग करते समय जॉब में प्रवेश कर रहा है, तो हम पहले बताया था आपको कि ये जो वाला भाग होता है इसको वेज एंगल बोलते हैं, जो प्रवेश करता है ना। तो यहाँ पर आएगा तो बीटा क्या है, बीटा इसके लिए वेज एंगल का काम करता है। तो जब आपको कभी एग्जाम में ये चित्र आता है पूछता है तो अल्फा बीटा गामा में से किसी को भी पूछ लेगा। आगे हम और बताएंगे आपको कि अगर टूल की हाइट नीचे हो जाए तो क्या होता है, टूल की हाइट ऊपर हो जाए तो क्या होता है। टूल की हाइट नीचे ऊपर होने से ये दोनों एंगल में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। यदि रेक एंगल बढ़ेगा तो क्लियरेंस एंगल कम हो जाएगा, यदि क्लियरेंस एंगल बढ़ेगा तो रेक एंगल कम हो जाएगा, लेकिन वेज एंगल को कुछ नहीं होगा। वेज एंगल तो जितना ग्राइंड करके रखे वो ऐसा का वैसे। ये ऑपरेशंस जो होते हैं उसमें हमको पता है कि ये एक ही अक्ष पर अगर एक से अधिक आप व्यास बना रहे हैं तो उसको
उसको स्टेप टर्निंग बोल रहे हैं। एक अक्ष पे केवल एक ही व्यास बन रहा है तो उसको प्लेन टर्निंग बोल रहे हैं। दोनों एंड की अगर हमने मशीनिंग किया हो तो उसको फेसिंग बोल रहे हैं। यदि एक तरफ व्यास ज्यादा है और उसके बाद में किसी और व्यास लगातार कम होता जा रहा है तो टेपर टर्निंग बोलते हैं, है ना। वो टर्निंग की प्रक्रिया है भाई। लेथ में ही एक और प्रक्रिया होती है जिसको हम लोग बोलते हैं नर्लिंग। क्या बोलते हैं? नर्लिंग। किसी जो सतह होती है, जॉब की जो सतह है, उस सतह के ऊपर में हम कोई पैटर्न बनाते हैं। इस पैटर्न, किसी भी पैटर्न को हम लोग बना देते हैं, तो वो जो पैटर्न इसके ऊपर बनता है वही नर्लिंग कहलाता है। अब नर्लिंग करने का उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहला उद्देश्य ये होता है कि आपकी जो ग्रिपिंग है, जैसे ये पाइप है, आप देख तो चिकना है, इसको पकड़ के रखूंगा, यदि कोई घुमाएगा तो ये आसानी से घूम जाएगा, मेरे हाथ से पकड़ से स्लिप हो सकता है। लेकिन इसमें खांचे बने रहे और मैं पकड़ के रखूं उसको और फिर आप घुमाने की कोशिश करें तो मेरे हाथ की ग्रिपिंग क्या होगी? हाथ की ग्रिपिंग मजबूत हो जाएगी ना, पकड़ मजबूत हो जाएगी। तो एक्चुअल में नर्लिंग करने का उद्देश्य ही वही होता है। पहला उद्देश्य ये होता है कि आपकी जो ग्रिपिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। पहला उद्देश्य ग्रिपिंग अच्छी होनी चाहिए। तो आप देखो कि थंब नट होते हैं, है ना, जो रिंग नट होते हैं, और भी ऐसी सर्कुलर कई चीजें होती हैं। जैसे आपका माइक्रोमीटर जो है उसका आपने थिम्बल देखा है, माइक्रोमीटर का रेचेट देखा है, उसके ऊपर भी नर्लिंग बनी रहती। क्या बनी रहती? ताकि हम आसानी से अपनी उंगलियों से पकड़कर उसको घुमा सकें। तो ग्रिपिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका एक रोल होता है कि ये हमको एक अच्छी ग्रिपिंग देता है। अब इसके अलावा इसका और एक बेनिफिट होता है। एक बेनिफिट और क्या होता है? क्योंकि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको याद रखनी है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो मटेरियल को काटे बिना सतह पर ये पैटर्न बनाती है। प्रेस करके दबाते हैं, दबाने से जो भाग अंदर की तरफ दबता है तो उसका जो मटेरियल है वो बाहर की तरफ उड़ जाता है, आप पंचिंग करते हैं ना, पंचिंग मटेरियल काटता है क्या? नहीं काटता। आप पंच रखते हैं, हमारे से मारते, फिर उसके बाद में छू के देखे हो, प्लेन लगता है कि वहां पे निशान, जहां पंचिंग किया वहां निशान आ जाता है। आंख बंद करके भी ऐसे छुओगे तो पता चल जाएगा आपने कहाँ पंचिंग की, मतलब कि वो भर जाता है ना। तो वैसे ही इसमें जब आप नर्लिंग करते हैं तो नर्लिंग टूल क्या करता है, जब टूल उसके मेटल को दबाता है तो एक्स्ट्रा जो मेटल है जो दबने की वजह से वो बाहर की तरफ उठ जाता है। ठीक है। अब ये इसका क्या फायदा लेते हैं हम लोग? इसका फायदा लेते हैं, मान के चलिए कभी आपके पास कोई साफ्ट है, कोई बेरिंग का ऐसा बेरिंग सीट है जो थोड़ा अंडर साइज हो गया है या थोड़ा बहुत घस गया है, आपके पास और कोई चारा नहीं है इस वक्त उसको बड़ा करने का, तो आप क्या करेंगे? आप नर्लिंग टूल से उस भाग पर नर्लिंग करेंगे। नर्लिंग करने से क्या होगा? उसका व्यास कुछ बढ़ जाएगा, उसका व्यास कुछ, और आप फिर वहां बेरिंग वगैरह लगा करके काम कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद आप जैसी अपनी आवश्यकता वो नया पार्ट आ जाए, जब उठा के आप नया लगा दीजिए। तो आपका व्यास बढ़ाने के काम भी आता है। किसी जॉब के डायमीटर को बढ़ाने के लिए भी नर्लिंग का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है। अब इसमें जो तीसरा कॉमन हम लोग बोल सकते हैं कि सुंदरता के लिए, यानी कोई जॉब की सतह है तो वो थोड़ी सुंदर दिखना चाहिए, उसमें कोई पैटर्न सा दिख जाए, इसलिए भी कुछ जगहों पर उपयोग किया जा सकता है। लेकिन दो बेसिक महत्वपूर्ण जो आपको मैंने बताया वो दो महत्वपूर्ण है, उसको हमको याद रखना पड़ेगा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसको अगर हम देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे तिरछा कटा हुआ है नर्लिंग टूल में जो पैटर्न है। तो इस पैटर्न के अनुसार और ये जो होल्डर में लगे रहते हैं उनकी बनावट के अनुसार इनको अलग अलग नाम से जानते हैं। तो वो हम देखते हैं कि नर्लिंग टूल यहाँ पर देखते हैं अपन, यहाँ देखेंगे इस चित्र में, तो हमारे पास ये जो नर्लिंग का इसको ही पैटर्न बोलते हैं। इसमें जो सतह के ऊपर जो बनावट आती है उसकी डिजाइन जो है उसको ही हम लोग पैटर्न बोलते हैं। तो इस पैटर्न के आधार पर जो है नर्लिंग को नाम दिया हुआ है। ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन से पैटर्न होते हैं? एक होता है डायमंड नर्लिंग। डायमंड नर्लिंग मतलब जो हमको आप देखेंगे ये डायमंड जैसे दिख रहे हैं ना, तो डायमंड जैसे पैटर्न दिखाई देता है। इस पैटर्न के कारण हम लोग इसको बोलते हैं डायमंड नर्लिंग। इस डायमंड नर्लिंग के अलावा हमारे पास स्ट्रेट नर्लिंग होती है जिसमें सीधी सीधी लाइन आती है, क्रॉस नर्लिंग होती है जिसमें एक सीधी लाइन और उसके ऊपर में एक खड़ी लाइन भी आती है, कॉनकेव नर्लिंग और कॉन्वेक्स नर्लिंग, यानी कि अंदर की ओर नर्लिंग और बाहर की ओर नर्लिंग, इस प्रकार की भी नर्लिंग होती है। तो अब देखेंगे हम लोग, ये हो गया हमारा डायमंड नर्लिंग। और डायमंड नर्लिंग ये वाला पैटर्न में देखेंगे, ये वाला जो पैटर्न है हमारा ये है सीधी सीधी
लाइन लिखा हुआ ना, इसको बोलते हैं स्ट्रेट नर्लिंग। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट नर्लिंग। इस नर्लिंग में देखेंगे तो इस नर्लिंग में आप देखिए ये एक सीधी स्ट्रेट वाली लाइन है, उसके साथ ये सीधी सीधी लाइन 90 डिग्री में परफेक्टली गई हुई। तो इस नर्लिंग को बोलते हैं क्रॉस नर्लिंग। क्या बोलते हैं? क्रॉस नर्लिंग। एग्जाम में जब भी आएगा आपको कोई एक आध पैटर्न देकर के पूछता है, इसका ग्रेड वाला सबसे ज्यादा पूछा जाता है। एक तो ग्रेड वाला क्वेश्चन इसमें बहुत आता है, और दूसरा इसमें जो होल्डर के टाइप्स होते हैं, है ना, तो होल्डर के टाइप वाला, तो वो दो क्वेश्चन तो अक्सर करके रिपीट होते रहते हैं, वो भी आपको आगे दिखाते हैं। अभी तो हम इनके पैटर्न देख लेते हैं कौन कौन से। इस नर्लिंग को देखेंगे तो ये कैसी देखिए, ये अंदर की ओर है, ऐसा अंदर की ओर, और ये वाली जो बनावट होती है इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव, अवतल, है ना। तो ये इस प्रकार के जो कुछ थंब नट होते हैं जो आपको वर्नियर कैलिपर या जो स्लाइडिंग वाले जो नट लगे रहते हैं ना, वहां आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब वर्नियर कैलिपर में बहुत आसानी से आप देख सकते हैं। वर्नियर कैलिपर में जो स्लाइडिंग वाला आप खींचते हैं ना, वहां पे इसी प्रकार का खांचा बना रहता है जो उसके स्केल में लगा रहता है, आप उसको आसानी से खींच करके इधर से उधर लेकर के जाते हैं। तो आपको कई प्रकार के वर्नियर कैलिपर में आसानी से देखने मिल जाएगा। तो ये हो जाती है आपकी कॉनकेव नर्लिंग। जब ये बाहर की तरफ रहेगा तो हम बोलते हैं उत्तल, यानी कि कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स नर्लिंग ये आपने देखे होंगे, आपके पास में डिवाइडर होगा, स्प्रिंग डिवाइडर होगा, है ना, आपके पास में इनसाइड आउटसाइड कैलिपर होगा, उसमें थंब नट लगा होगा, उस थंब नट में देखना आप ये ऐसा रेडियस बना हुआ, तो ये वाली नर्लिंग है वहां पर, तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स नर्लिंग या उत्तल नर्लिंग। अब इसमें जो नर्लिंग की ये जो लाइनें होती हैं, इन लाइनों के बीच की जो दूरी होती है उसके आधार पर ग्रेड कहा जाता है। नजदीक नजदीक रहेगी तो अलग ग्रेड है, मीडियम रहेगी, कोर्स रहेगी, फाइन, मतलब अब देखते हैं कि ये ग्रेड कैसे। अब यहां देखते हैं ये जो नर्लिंग का पैटर्न है, ये डायमंड नर्लिंग का पैटर्न बना हुआ है। ये भी डायमंड है, ये भी डायमंड है, ये भी डायमंड है, तीनों सेम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ डायमंड बड़े दिख रहे हैं, दूर दूर हैं, यहाँ बड़े कम है, यहाँ और नजदीक है। तो ये जो दूर होते हैं उसको कहा जाता है कोर्स। ये ग्रेड हो गया कोर्स, ये ग्रेड हो गया मीडियम, ये ग्रेड हो गया फाइन। ऐसे ये तीन ग्रेड में आपको मिलते हैं। अब ये तीन ग्रेड में एक डायमंड से दूसरे डायमंड या एक पैटर्न से दूसरे पैटर्न की दूरी कितनी होनी चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं? पिच। एग्जाम में या तो ये चित्र आएगा और आपको पूछेगा कि बताइए कोर्स, मीडियम, फाइन, पहचानने के लिए बोलेगा, ठीक है। लेकिन इसी प्रश्न को थोड़ा सा कठिन बना करके वो पूछना चाहता है, तो वो क्या पूछेगा आपसे, इसकी पिच पूछेगा। और पिच याद रखना बड़ा आसान है। कैसे? जो कोर्स है वो आप याद रख लो 1.75 mm। जो कोर्स की पिच होती है वो कितनी होती है? 1.75 होती है, ठीक है। अब सीधे आप आ जाना फाइन पे। कोर्स हो गया, अब कोर्स के बाद आ जाना सीधे फाइन पे, सामने का 1 हटा दो आप, तो कितना बचा? 0.75 mm। तो मतलब कोर्स हो गया 1.75, फाइन हो गया 0.75। अब मीडियम आपको क्या लिखना है? 1.25। मीडियम क्या होगा? 1.25। जो आपका मीडियम वाला जो पिच होगा वो होगा 1.25 mm। तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे 1.75, 1.25 और 0.75। अगर ऐसे याद नहीं रखना है तो 0.5 कम करते जाइए, या 1.75 रखा तो 0.5 कम करो, आपको मिलता चला जाएगा। यदि आपने 0.75 याद रखा है तो 0.5 जोड़ते जाइए। भाई 75 में 50 जोड़ोगे तो 1.25। यदि आपने 1.25 में 50 जोड़ा तो 1.75। आप जैसा याद रख सकते हो वैसा आप इसको याद कर लेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं अपन, ठीक है। जो आपका नर्लिंग टूल है, नर्लिंग टूल इस प्रकार से एक होल्डर होगा, होल्डर में ये लगा हुआ रहेगा। ये नॉर्मली हमारा जो स्टील कार्बन स्टील होता है, कार्बन स्टील का आप होल्डर बना लेते हैं। आपको और किसी
कार्बन स्टील से बना सकते हैं। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण चीज होती है ये जो रोलर लगा हुआ है, ठीक है, ये क्या होता है, ये अच्छे टूल स्टील का बना हुआ रहता है और इसकी सतह जो है वो पूरी तरह से हार्डनिंग की हुई रहती है। तो हार्डनिंग टेम्परिंग करके बनाते हैं क्योंकि ये पैटर्न को तैयार करती है इसलिए। अब इसमें चूंकि ये इस पिन पे घूमती है तो ये पिन भी कैसा होना चाहिए, हार्डन होनी चाहिए, हार्डनिंग की हुई होनी चाहिए। तो इस पे जो स्टील की पिन लगाई जाती है उसको भी हार्डनिंग कर दिया जाता है ताकि ये जब घूमता है तो घूमने से पिन कटती नहीं और आसानी से ये उसमें घूम भी जाती है। क्योंकि इस पूरे होल्डर के अंदर में आप देखेंगे एक ही रोलर लगा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं सिंगल रोलर नर्लिंग टूल। अब इसमें दो रोलर भी लगाते हैं। दो रोलर का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि भाई अगर मैं एक सर्कल इस पे टच करूं तो केंद्र मिलाने में थोड़ा तकलीफ है, लेकिन अगर मैं इसी में दो यूज कर दूं, एक इधर से आए एक इधर से आए, तो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, सेंटर में आ जाते हैं। तो डबल रोलर भी लगाए। इस चित्र में देखेंगे, इस चित्र में आपको दो रोलर लगे दिख रहे हैं, ठीक है। अब मैंने आपको पहले बताया दो रोलर में तो ये क्या होंगे, सेंटर में आने का प्रयास करेंगे। अब सेंटर में आने का प्रयास करेंगे तो अगर इसको सॉलिड टूल होल्डर में लगा दिया तो फिर सेंटर ये अपने आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए क्या करते हैं, इसको आप देखेंगे इस पिन से, ये वाले में तो आपने रोलर लगा दिया और इस हेड को आपके शैंक जो है इस शैंक में इस पिन से लगा दिया। अब इस पिन से लगाने के बाद में ये जो ज्वाइंट होता है, ये ज्वाइंट कहलाता है फिर नक्कल ज्वाइंट। क्या बोलते हैं, नक्कल ज्वाइंट। चूंकि ये नक्कल ज्वाइंट बना हुआ है इसलिए इसको हम बोलेंगे नक्कल टाइप नर्लिंग टूल। और इसकी विशेषता क्या होगी, अगर ये टूल सेंटर में नहीं है तो भी ये अपने आप पोजीशन लेकर के सेंटर में आ जाएगा और आपका जो पैटर्न है वो बिल्कुल परफेक्टली बन जाएंगे। यानी थोड़ा बहुत अगर सेंटर हाइट में मिसअलाइनमेंट भी रहा तो इस टूल में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। लेकिन सिंगल रोलर वाला जो आपका है उसमें जो है आपको सेंटर मिलाना अनिवार्य होगा। उसमें अगर ऊपर नीचे करने जाएंगे तो दिक्कत होगी, उसमें काम सही नहीं होता। इसमें ये फायदा होता है। तो ये हो गया आपका नक्कल टाइप। अब इसी में एक और होता है, इसमें एक और टूल होल्डर होता है, इसी में एक और टूल होल्डर होता है। और वो जो टूल होल्डर है आप देखेंगे, ये इस टूल होल्डर में ये जो हेड लगा हुआ है तो नक्कल ज्वाइंट जैसे ही लगा हुआ, ठीक है। लेकिन इसमें आप देखेंगे दो दो रोलर के 1, 2 और 3 सेट लगे। कितने सेट लगे, 3 लगे। लेकिन ये तीनों का पैटर्न एक ही रहेगा। डायमंड है तो तीनों डायमंड, स्ट्रेट है तो तीनों स्ट्रेट, यदि क्रॉस है तो तीनों क्रॉस। यानी जैसा पैटर्न होगा उस पैटर्न के तीन होंगे। तो एक ही पैटर्न के 3 क्यों हैं, वेरी गुड, क्योंकि हमने ग्रेड पढ़े, ग्रेड अलग अलग होते हैं। तो ये जो आपका रिवॉल्विंग टाइप होता है, ये कौन सा होता है, रिवॉल्विंग टाइप। मतलब आपने यहां से जो लगा हुआ है इसमें लगे होने के कारण आप इसमें से जिसको यूज करना है वो वाले भाग को सामने ला सकते हैं। जिस ग्रेड में काम करना है उस ग्रेड पे आप सामने लेकर के आ सकते हैं। तो इसमें क्या फायदा होता है, इसमें एक ही होल्डर पर किसी पैटर्न के तीनों ग्रेड अवेलेबल होते हैं। तीनों ग्रेड के लिए अलग अलग हमको जो है नर्लिंग टूल की आवश्यकता नहीं होती, एक ही में लगे होते हैं। तो आपको एग्जाम में कई बार 3 हेड वाला पूछ लेता है भाई कौन से टाइप का है, तो रिवॉल्विंग टाइप याद रखना है, ठीक है। और जो 2 वाला है उसमें जब भी 2 वाला दिखाएगा तो नक्कल ज्वाइंट आपको नक्कल टाइप बताएगा, और एक सिंगल रोलर। यदि हम इनके डिफरेंसेस को देखें तो सिंगल रोलर ओनली 1 रोलर इज यूज्ड। वहीं नक्कल ज्वाइंट में देखेंगे तो इसमें अ पेयर ऑफ रोलर इज यूज्ड, इसमें आप एक पेयर यूज करते हैं। रिवॉल्विंग टाइप में आप देखेंगे तो 3 पेयर ऑफ रोलर्स, मतलब इसमें 3 पेयर यूज होते हैं, 3 पेयर यूज किए जाते हैं और वो ग्रेड के अनुसार होते हैं। इसमें 1 पेयर यूज होता है, एक ही ग्रेड का होता है, और 2 यूज किए जाते हैं। इसमें सिंगल ओनली 1 पैटर्न ऑफ नर्लिंग कैन बी प्रोड्यूस विद दिस टाइप। इसमें आप एक ही प्रकार की नर्लिंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें आप क्रॉस और डायमंड नर्लिंग के पैटर्न भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, एक रोलर इस डायरेक्शन वाला, दूसरा इस डायरेक्शन वाला, जब दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, डायमंड बना देंगे। एक सीधा वाला, एक आड़ा वाला, ये दोनों मिलेंगे तो क्रॉस बना देंगे, है ना। अब सिंगल वाले से तो आप स्ट्रेट वाला डायरेक्ट बना सकते हैं। तो आप पैटर्न भी जो है 2 अलग अलग रोलर रख करके उसके पैटर्न को तैयार कर सकते हैं। नर्लिंग पैटर्न ऑफ डिफरेंट
पिचेस कैन बी प्रोड्यूस, ये नहीं कि ये जो रिवॉल्विंग वाला होता है ये अलग अलग ग्रेड की जो अलग अलग पिच के पैटर्न बनाता है, कोई भी एक ही पैटर्न का रहेगा लेकिन पिच अलग अलग होगी, है ना। पिच जो हमको पता है 1.75 mm फोर्स के लिए, और यदि टीपीआई में बोलेंगे तो 14 टीपीआई। वैसे ही 1.25 मीडियम के लिए यदि टीपीआई में बोलेंगे तो 21 यानी कि 21 टीपीआई, 21 टीथ प्रति इंच उसकी संख्या होगी। वहीं अगर फाइन बोलेंगे तो 0.75 mm, 0.75 mm उसको टीपीआई में बोलेंगे तो 33 टीपीआई उसको होती है, तो उसको आप टीपीआई के रूप में भी याद रख सकते हैं। फिर इसमें ये वाला जो है क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बनता है, यदि हम सिंगल रोलर वाला पैटर्न अगर हम लोग लेते हैं, सिंगल रोलर वाला अगर हम लोग नर्लिंग टूल लेते हैं तो ये सेल्फ सेंटरिंग नहीं होता है, हमको सेंटर में उसको सेट करना होता है। लेकिन नकल जॉइंट और रिवॉल्विंग टाइप जो दोनों है ना, ये सेल्फ सेंटरिंग है। नकल जॉइंट भी सेल्फ सेंटरिंग यानी अपने आप केंद्र पर आ जाता है, वैसे रिवॉल्विंग टाइप वाला है ये भी क्या होता है, अपने आप सेंटर पर आ जाता है। कई बार एग्जाम में इस पॉइंट के ऊपर में भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आपको याद रखना है।